गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रिद्धि रहती है वो इंटरनेशनल पेपर कॉन्फ्रेंस में अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रखती है, जिस पॉइंट्स को लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। करप्शन के बारे में वो बहुत अच्छे से बताती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि अगर इकोनॉमिक्स अफेक्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से हो रही है। और इथिन का जो टॉपिक रहता है वो रहता है इकोनॉमिक्स के बारे में। वो नेशनल इनकम को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। पर जो यहाँ पर मेन चीज़ रहती है, जो हमारी रिद्धि रहती है, वो करप्शन को मेन मुद्दा बताती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स हर एक कंट्री की कम हो रही है। दूसरी तरफ जो हमारी रश्मि रहती है, अब उनका राउंड रहता है। जो रश्मि का जब राउंड स्टार्ट होता है तो सबके सब आकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि रश्मि बहुत अच्छे से करे। पहले तो रश्मि काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहती है, क्योंकि रश्मि कभी भी सेमिनार्स अटेम्प्ट नहीं करती थी, कभी वो इंटरनेशनल मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन्स में नहीं गई है। तो ये फर्स्ट था उसका इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि उसके सामने इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स और इतने हैंडसम बॉयज़ थे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आए थे, और जो बातों में भी इतने ज़्यादा पावरफुल थे, जिनकी बातों से वो पावरफुलनेस दिख रही थी। सिंगापुर की एक गर्ल थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके पॉइंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ पर मतलब डिफरेंट डिफरेंट, लाइक इंग्लैंड का था कोई, कोई कोरिया का था, और सब लोग अपना एकदम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे थे। और जब इन लोगों के डिस्क्राइब करने के बाद रश्मि का जब नंबर आता है, तो रश्मि की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका जो टॉपिक है, जो उसने जिस टॉपिक पे उसने थीसिस बनाए हैं, वो वीक है एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर की गर्ल्स, कोरियन के, और जो ब्रिटिशर्स थे उन सब के कंपेयर में। तो तभी रिद्धि उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, डू योर बेस्ट। मत सोच कि तेरा टॉपिक कम है या ज़्यादा है। ये सोच के अगर तेरा टॉपिक मतलब यूज़फुल या रिलेवेंट नहीं होता, तो शायद आज तू यहाँ सिलेक्ट ही नहीं हो पाती है। आज तू यहाँ सिलेक्ट है, और यहाँ सिलेक्ट होने के बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, तो तू अच्छे से रख। फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या टॉपिक है, क्या है, कौन कैसा है, सब अपना बेस्ट देने आए हैं। सिलेक्ट हुए मतलब अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, हारे तो कुछ सीख कर जाएंगे ना। तो अपना बेस्ट दे। तो रिद्धि उसकी तरफ बहुत प्यार से और अपनी आँखों से भी बहुत अच्छे से कन्विंस करने की कोशिश करती है। जब रश्मि ये सब चीज़ों को समझती है और उसकी आँखों में अपने लिए फेथ देखती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होता है और वो स्टेज पर जाती है। जैसे ही वो स्टेज पर जाती है, तो पहले उसकी भी आदत रहती है कि अपने इंडियन कल्चर को बताने की, तो वो भी एक नॉर्मल श्लोक होता है संस्कृत का, जिससे वो लोग आरंभ करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। वो श्लोक पढ़ती है, और वो श्लोक पढ़ने के बाद वो स्टार्ट करते हैं अपने बोलने का तरीका। जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते, तो हर एक चीज़ को वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताती है। तो उसका टॉपिक रहता है, तो रश्मि काफ़ी अच्छे से वहाँ खड़े होके स्टार्ट करती है, तो उसका मैनेजमेंट का टॉपिक रहता है। और जैसे ही वो मैनेजमेंट के बारे में बताती है, तो सबसे पहले वो बताती है कि मैनेजमेंट अगर कहीं से स्टार्ट होता है, तो वो होता है हमारे घर से। हमारी जो सबसे अच्छा मैनेजमेंट कोई करती है, तो एक हाउसवाइफ करती है, एक मदर करती है, और वही अपनी हर एक चीज़ को काफ़ी डीपली मैनेज करती हैं। एशियन टाइम पे बहुत कुछ चीज़ें नहीं हुआ करती थी, टेक्निक्स नहीं होती थी, जहाँ पर जो हाउस वाइफ्स होती थी वो बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज करती थी। तो उसी बारे में जो रश्मि है बहुत डिटेल्स में बताती है, चीज़ें बहुत अच्छे से बताती है कि कितने बजट पे कैसा क्या मैनेज करना एक हाउस वाइफ से अच्छा कोई नहीं जानता है।
तो जो रश्मि का टॉपिक रहता है वो इस चीज़ों को आइडेंटिफाइड करता है। थोड़े टाइम के बाद जब रश्मि अपने पूरे थीसिस को अच्छे से बता देती है, हर एक चीज़ एंड हो जाती है, तो वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद आता है हमारा कोरियन का एक बॉय आता है, कोरियन बॉय रहता है, वो बहुत अच्छे से बताता है। उसका टॉपिक भी मैनेजमेंट पे रहता है, लेकिन वो बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट करना है, बिजनेस में क्या क्या न्यू न्यू टेक्निक्स हो सकती है, आज हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो उसके ऊपर थीसिस उसके अलग रहते हैं। फिर जब वो भी बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत बहुत मतलब अट्रैक्टिव होता है, और उसका जो प्रेजेंटेशन का व्यू होता है, जो पिक्चराइजेशन होती है, जो इमेजिनरी कंसेप्ट्स होते हैं उसके कि फ्यूचर में जाके अगर हम ये चीज़ों को यूज़ करेंगे तो कितने अच्छे से मैनेज होगा, और वो काफ़ी अच्छा रहता है। और हम सब जानते हैं द कोरिया इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री, तो उसके डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे जैसे कंटेस्टेंट्स आ रहे थे, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही थी, वैसे वैसे रश्मि की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि रश्मि को अपना टॉपिक उनके कंपेयर में थोड़ा वीक लग रहा था, क्योंकि मैनेजमेंट में उसने काफ़ी अच्छा तो बताया था, पर ऐसे बोलते हैं ना कि जब आपके सामने उससे भी बेटर कॉम्पिटिटर हो तो आपको नर्वसनेस होती है। तो सेम चीज़ उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, उसे बहुत नर्वसनेस लग रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो वो उसकी बॉडी थोड़ी सी शिवर कर रही थी। उसके बाद आती है सिंगापुर की गर्ल। सिंगापुर की जो गर्ल आती है वो, उसकी पर्सनालिटी तो काफ़ी ऑसम रहती है, और उसके बिजनेस आइडियाज़, मैनेजमेंट स्किल्स और इकोनॉमिक, वो तीनों को एक साथ क्लब करके जो एक न्यू चीज़ का बारे में बताती है कि आगे जाके इंडियन इकोनॉमिक को भी मेरे मैनेजमेंट से ये फ़र्क पड़ेगा, मेरे मैनेजमेंट से मेरे बिजनेस को इतना इम्प्रूवमेंट मिलेगा। वो बहुत ऑसम रहता है और अमेजिंग रहता है। फाइनली एक टाइम आता है जहाँ पे कुछ 6-7 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, और पूरा दिन लगभग इनका इसी में ही चला जाता है, सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक ब्रेक मिलता है जो हाफ एन आवर का ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे कि किसका कहाँ पर है। और जो वहाँ पे जज रहते हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके रहते हैं कि किसको करे, क्योंकि इतना अच्छे से कंपटीशन और इतना टफ कंपटीशन बहुत अच्छा था। तो जैसे ही रश्मि आती है, रश्मि जिया को हक करने लग जाती है। मिया और इथिन भी वहाँ पे खड़े रहते। तो जो मिया रहती है वो तो काफ़ी ज़्यादा डीपली वे में मतलब जिया को देख रही रहती है कि जिया बहुत अट्रैक्टिव रहती है। एक तो उसकी पर्सनालिटी एक काफ़ी अच्छी रहती है, और मिया को जो जिया है वो काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब नॉट इन दैट सेंस बट एज अ फ्रेंड सेंस में वो बहुत अच्छी लग रही रहती है। तो रश्मि बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बेबी, बहुत 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 ज़्यादा डर लग रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। तो जिया कहती है इसमें डरने वाली क्या बात है, डर के क्या हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, हर चीज़ अच्छे से हो जाएगी, हम हर चीज़ मैनेज बहुत अच्छे से तरीके से करेंगे, सो डोंट बी वरी फॉर दैट। तो बोलती सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे बहुत टाइटली हग करती है जिया, और उसको एकदम कंफर्ट लेवल देखती है। तो मिया काफ़ी अच्छे से देख रही रहती है। तभी मिया बोलती है तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो रश्मि कि तुम्हें इतने अच्छा पार्टनर मिला है जो तुम्हें कितने अच्छे से कंसोल कर रहा है। डोंट वरी, योर थीसिस विल बी सिलेक्टेड, डोंट वरी फॉर दैट। तो जिया कहती कि सुना कितना अच्छे से बोला, मेरे जैसा कहीं मिलेगा क्या। तो कहती बस भी करो, अभी मुझे ना लड़ना नहीं है, मुझे बस डर लग रहा है। तो कहती इसमें डरने वाली क्या बात है यार बीबी, सब ठीक हो जाएगा। रिद्धि भी आती है और साइड से बोलती है क्या हुआ है रश्मि, जस्ट रिलैक्स। तो वो रिद्धि को भी हक करती है। रिद्धि को जब हक करती है तो यहाँ पर जो एथन होता है वो देखता है, तो बहुत प्यार से। तभी वो बोलती कायरा नहीं दिख रही है सब कुछ होने के बाद। बोलती तो कायरा तो यहीं पर थी। तो एथन बोलता है कि रिद्धि यही कहीं होगी, आ जाएगी, तुम टेंशन ना लो। तो कहती नहीं 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 एथन, मुझे टेंशन हमेशा से रहती है उसकी,
मैं 1 मिनट देख कर आती हूँ। तो वो वहाँ से जाती है, वॉशरूम की तरफ देखे। एक्चुअली कायरा की थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं रहती। कल जो उसने ड्रग्स लिया रहता है उसकी वजह से उसकी बॉडी को ना थोड़ा सा उसको कह सकते हैं कि उसको वॉमिटिंग जैसा बार बार फील हो रहा था, तो उसे वॉमिटिंग आ जाती है, तो वो वॉशरूम में रहती है। तो जैसी कायरा कायरा की जब हालत ख़राब हो रही रहती है, वॉमिटिंग कर रही रहती है, तो रिद्धि वहाँ पहुँचती है। तो रिद्धि उसको टैप करती है उसके बैक को और बहुत प्यार से मलती है और पूरा वॉमिट मतलब उसका जब हो जाता है उसका फेस वॉश करके उसे प्यार से वाइप आउट करती है। तो जो वहाँ पे जो कायरा रहती है वो एकदम से हक कर लेती है और बहुत टाइटली हक करती रहती है, उसे छोड़ ही नहीं रही रहती है। तभी वो बोलती कि क्या हुआ है बेबी, क्या हो गया? तो कहती पता नहीं रिद्धि, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ हुआ था क्या कल रात को? आप मुझे बता भी नहीं रहे हो, समथिंग इज हैपेंड। तो वो कहती है कि नहीं नहीं बेबी, कुछ नहीं हुआ है, इतना टेंशन नहीं लेते, चलो आओ बाहर चलते। यहाँ थोड़ा सा सफोकेशन लग रहा होगा आपको, हम बाहर चलते। तो कहती है नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यहीं पे थोड़ी देर आपके साथ बैठना है, प्लीज़ क्या हम यहाँ पे 5-10 मिनट बैठ सकते हैं? तो कहती है कि हाँ ज़रूर बैठ सकते। तो वो जो रेस्ट रूम रहता है वहाँ काउच भी रहता है और काउच में ये लोग बैठे रहते हैं, बहुत टाइटली हक करके बैठी रहती है और वो उसके कंधे पे सर रखती है। थोड़ी देर में बहुत देर हो जाती है, एथन यहाँ पर वेट कर रहा रहता है कि अभी तक मिली कि नहीं। तभी एथन अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है मिया, find out her where she is and did she find out the Kyra or not. So please go and find out in the washroom that she is there or not, and if she is, please let me know it. तो मिया कहती ओके आई विल गो एंड चेक इट आउट, जस्ट डोंट वरी एथन, आई विल। तो यहाँ से वो बोल के चले जाते। जो रश्मि रहती है वो तो एकदम लगी रही रहती है जिया के साथ, हक करके एक दूसरे के साथ बात कर रहे रहते। थोड़ी वरिड रहती है तो उसे कंसोल करके उसे बहुत अच्छा फील कराने में ही यहाँ लगी रहती है। थोड़ी देर में जब मिया अंदर आती है वॉशरूम में तो वो देखती है कि कायरा और वो दोनों काफ़ी अच्छे से बैठे। तभी मिया बोलती है साइड में बैठ के क्या हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कायरा तुम्हारी, तुम नहीं फील कर रही हो? तभी यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है ना? तो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है एक्चुअली, पर इसकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। रिद्धि प्लीज़, आई थिंक यू नीड टू टॉक अ डॉक्टर ऑफ माई फ्रेंड। एक बार उनसे बात कर लो, वो शायद कोई मेडिसिन्स देना होगा, क्योंकि आपको पता है ना कल क्या हुआ था। तभी कायरा पूछती कि कल क्या हुआ था, कोई मुझे बताएगा भी, मैं बहुत देर से पूछे जा रही हूँ। तो तभी रिद्धि बहुत अच्छे से हक करती है, बोलती है कि कुछ नहीं हुआ बेबी, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना लो, ठीक है, आप पानी पियो। तो वहाँ से एक मेडिसिन रहती है जो डॉक्टर ने ही लिखी रहती है, मतलब जो एथन का फ्रेंड रहता है उसी ने, डॉक्टर ने लिखी रहती है, वो वाली मेडिसिन उनको दिखाती है तो उसका हेडेक और वॉमिटिंग रुक जाती है, क्योंकि थोड़ा हैवी डोज रहता है, थोड़ा इजीली बॉडी को कवर अप करने में समय लगेगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसकी ठीक होती है। थोड़ी देर के बाद सब लोग वॉशरूम से निकलते हैं और बाहर जाते हैं, तो एथन देख रहा रहता है। तो कायरा तो ऑल टाइम जो रिद्धि से चिपकी रहती है, मतलब छोड़ी नहीं रहती, कभी हाथ पकड़ा रहता है, कभी पूरे हाथ पे रहती है, कभी टाइटली हक करी रहती है, छोड़ती नहीं है। तो एथन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही रहती है, एथन बार बार देख रहा रहता है। यहाँ से मिया जो रहती है वो एथन को देख रही रहती है, मिया भी एथन को ऑब्जर्व कर रही रहती है कि एथन को इतना फ़र्क क्यों पड़ता है कि रिद्धि कहीं जाए तो, या रिद्धि किसी और के साथ है तो इसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। बिकॉज देखा जाए तो ऑल ऑफ देम आर जस्ट मिले हैं अभी, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों अफेक्ट कर रही है। थोड़ी देर तक ऐसी बातें चलने के बाद जो एथन रहता है वो बोलता है कि चले रिद्धि अंदर, हमारा कंपटीशन का रिजल्ट्स आने वाला है। तो वो कहते हैं कि हाँ चलो। तो वो कायरा के फोरहेड पे किस करती है और जिया को बोलती है संभाल के रखना, अभी कुछ नहीं होना चाहिए। तो कहती है हाँ बाबा, तेरी अमानत को संभाल के रख देंगे, तू टेंशन क्यों ले रही है? और वैसे भी अब तो हमारी भाभी जान है, भाभी जान का ख्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा ना।
तो जैसे ही एथन ये भाभी जान सुनता है, उसे मतलब नहीं पता रहता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ भाभी जान। तो वो एकदम से पूछता है, रिद्धि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ भाभी जान? तो वो कहती है कि नथिंग, आप टेंशन ना लो, चलिए। अंदर जैसी जाते हैं कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स फंक्शन स्टार्ट होते तो धीरे धीरे सबको हुआ जाता है। तो जब कंपटीशन की बारी आती है तो रश्मि का जो मैनेजमेंट का जो थीसिस होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो सिंगापुर की आती है, जिसने अपने बिजनेस आइडियाज़ प्लस मैनेजमेंट स्किल्स प्लस अपने इकोनॉमिक को एक ही कैप्चर में किया रहता है, और उसके थीसिस वर्ल्ड के बेस्ट थीसिस माने जाते हैं और बेस्ट रिसर्च मानी जाती है, और उसे फर्स्ट का अवार्ड मिला जाता है और उसे वो सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें वो फर्स्ट नंबर अचीव करती है। काफ़ी ज़्यादा क्लैपिंग होती है, बहुत लोग सब ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। दूसरी तरफ जो कोरिया का लड़का रहता है, सेकंड नंबर पे वो आता है, और थर्ड नंबर पे हमारी रश्मि आती है। थर्ड नंबर पे रश्मि आती है। जैसी रश्मि आती है तो वो एक तरफ देखा जाए तो उसको मिक्स फीलिंग रहती है, वो खुश भी होती है और सैड भी होती है क्योंकि वो थर्ड नंबर पे आई रहती है। बट वहाँ से जिया उसे बहुत अच्छे से मोटिवेट करती है, अपने थम्स अप करके बोलती है, बेस्ट, तुमने अपना बेस्ट दिया है। थर्ड पोजीशन आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 5-6 लोगों से नहीं था, आपकी कंट्रीज से था, एंड यू आर द रिप्रेजेंटिंग ऑफ योर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, और अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हुए उसमें से बेस्ट देना ऑसम होता है। तो वो बहुत जो जिया का नेचर रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, और यह मिया जो है वो जिया के नेचर को देख रही रहती है, बहुत अच्छे से देखती है और बोलती है कि तुम जैसी फ्रेंड अगर मुझे लाइफ में कभी मिली होती तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, मिया कहती। तभी जिया कहती है कि हाँ अच्छी तो होती, बट हम अभी भी फ्रेंड्स हैं और अभी भी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, डोंट वरी फॉर दैट। मैं अगर इंडिया भी चली जाऊँ तो भी मैं तुम्हारे साथ टच पे ज़रूर रहूँगी मियाँ। तो मियाँ कहती है दैट वॉज अ ऑनर फॉर मी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप मेरे को अपनी दोस्त मानते हो, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो कहती है ऐसा नहीं है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जब आती है फिर वो लोग को साइड में खड़ा किया जाता है, फिर नेक्स्ट राउंड होता है, जिस राउंड में मतलब डिफरेंट थीसेस होते हैं, जिसमें आप आ जाते हैं कि रिद्धिका, तो जो फर्स्ट मिला रहता है, जो फर्स्ट पर्सन जो अचीव करता है वो होती है रिद्धि, क्योंकि रिद्धि ने अपने जो स्किल से अपने करप्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया रहता है, जो अभी तक इकोनॉमिक्स को कितने डीपली इफ़ेक्ट कर रही है। और वो ये भी बताती है कि करप्शन एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी को खा रहा है, और जिससे हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। तो उसके थीसिस वर्ल्ड के बेस्ट थीसिस माने जाते हैं, और उसके थीसिस को फर्स्ट नंबर का अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो अवार्ड होता है वो एथिन का होता है। एथिन फर्स्ट नहीं आता है, एथिन सेकंड आता है, पर एथिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसने वो चीज़ अचीव किया है। जब सारा कॉम्पिटिशन्स और ये प्राइजिंग और सब कुछ हो जाती है, उसके बाद सबके सब आते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और सब बोलते। तो कायरा तो एकदम से हक करती है सबसे पहले रिद्धि को, क्योंकि एथन हक करना चाह रहा था रिद्धि को, पर कायरा एकदम से हक कर लेती है और हक करके बोलती है इट्स जस्ट अ लवली, यू जस्ट नील्ड इट, आई नो यू कैन डू इट, एनीथिंग, यू आर द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और कर सकते हो। तभी जो रश्मि है वो खड़े होके देखती है और बोलती बीबी थर्ड नंबर। तो कहती है अरे मेरी जान, थर्ड नंबर भी बहुत है, कम से कम तुमने थर्ड नंबर तो आई हो, मैंने तो कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया, और आप जीते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है, और मैं इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन रखती नहीं हूँ। मैंने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया, मेरे लिए कल भी आप मेरी प्यारी सी रॉकिंग प्रिंसेस थी और आज भी हो, और आई लव यू एंड आई मैडली लव यू। मियाँ भी एकदम रश्मि के हाथ खड़क के बोलते कि यार तुम यहाँ तक पहुँची हो यही बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ा बात होता है, और तुम थर्ड नंबर पे आए हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।
You just amazing guys. You are always a rocking. I don't have a words to explain, but तुम लोग दोनों बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो अपने इंडिया को इतने अच्छे से एक तो पूरा जीती है और एक थर्ड नंबर पे लेके आई है। इथन कहता है कि हाँ यू आर ऑसम। व्हाट अबाउट टुनाइट पार्टी? हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए ना, तो शाम को पार्टी पे मिलते हैं। अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। तुम्हें कोई इश्यू तो नहीं है? तो रिद्धि कहती नहीं नहीं, आप बिल्कुल इशू नहीं है, आप जाइए, आप थक गए होंगे, यस बहुत सुबह से कंपटीशन की वजह से हुआ है, आप जाइए। तो यहाँ से ये लोग भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं। सबके सब चले जाते हैं अपने अपने रूम पर। जैसे ही वो लोग अपने रूम पर जाते हैं, तो जो कायरा रहती है उसे कंट्रोल तो मॉर्निंग से हो ही नहीं रहा था, तो कायरा एकदम से धक्का देती है और मतलब बेड पे धक्का देती है और उनके आगे खड़े होकर बोलती है कि नाउ डोंट एक्सक्यूज ऑफ एनीथिंग, अब आप मेरी हो। सुबह जब मॉर्निंग में मैं कर रही थी तो आपने मेरे को मना कर दिया और बोला कि अभी नहीं, मेरा कंपटीशन है। और अब तो डबल धमाका होना चाहिए बेबी, क्योंकि कंपटीशन में मेरी ही गर्लफ्रेंड फर्स्ट प्राइज जीत कर आई है और अपनी इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड को देखकर मैं कंट्रोल करना कैसे हो जाएगा मुझसे। तो एकदम से कायरा पास आ रही रहती है, तभी रिद्धि बोलती है कि बेबी अभी रुक जाओ, हमें बाहर जाना है ना घूमने के लिए, एथन ने इनवाइट भी किया है। तो तभी कायरा कहती कि हाँ हाँ वो तो इनवाइट किया है, हम 2 या 3 घंटे बाद भी जाएंगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी अगर मैंने आपसे दूर हुई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आप अभी फ़िलहाल मेरे बारे में पहले सोचोगे रेदर देन एनीबडी एल्स। तो रिद्धि भी शर्माने लगती है और कुछ बोलती नहीं है। तभी जो कायरा होती है वो एकदम से आती है और रिद्धि के मतलब फेस को अपनी तरफ करती है और लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत डीपली लिप पे किस करे जा रही रहती है। करते करते वो उसकी नेक पे किस करने लगती है, नेक से उसकी जॉ लाइंस पे किस कर रही रहती है और जो साड़ी का पल्लू रहता है उसको थोड़ा सा साइड कर करके किस कर रही रहती है। वो एकदम से धक्का दे देती है उसे पूरे बेड पे, और बेड पे जो साड़ी का पल्लू को साइड में करके एकदम नेवल देखती है। और जब वो नेवल देखती है उस नेवल को भी किस करना इतना स्टार्ट कर देती है कि वो अपनी दोनों हाथों से कमर को पकड़ पकड़ के किस कर रही थी। यहाँ पर जो रिद्धि है उसके दोनों हाथ बेडशीट को टाइटली पकड़ रहे थे और उसके पैरों में मूवमेंट्स हो रहे थे और वो कह रही थी कि बेबी अभी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी कायरा कहती है नो प्लीज़ बेबी, नाउ इट्स माय टाइम। और ऐसे करके वो इतनी ज़्यादा उसे किस पे किस करे जा रही रहती है, छोड़ ही नहीं रहती है। मतलब उनकी किस इतनी ज़्यादा डीपली हो रही रहती है कि कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। और इतने प्यार से किस करते करते थोड़ा सा बाइट करते हुए वो ऊपर जाती है। धीरे धीरे वो साड़ी का पूरा पल्लू निकालती है, पल्लू उठा के ब्लाउज के ऊपर से ही वो किसेस करना स्टार्ट कर देती है। ब्लाउज जो रहता है वो बैक वाला रहता है, तो वो टर्न करती है एकदम से रिद्धि को और बैक पे किस करते करते ब्लाउज के हुक्स को ओपन करने लगती है। यहाँ पर तो कायरा पूरे तरीके से रिद्धि के ऊपर चढ़ चुकी थी और रिद्धि अपना आउट ऑफ कंट्रोल खो चुकी थी। रिद्धि कुछ कहती इससे पहले ही कायरा उसे कुछ कहने नहीं दे रही थी और वो बहुत पागलों की तरह अपनी बॉडी को भी उसकी बॉडी से रब कर रही थी। दोनों एक दूसरे को पूरे तरीके से फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ब्लैंकेट के अंदर दो जिस्म एक जान है, जो पूरे तरीके से चिपक गए थे एक दूसरे को। हवा तक आने की भी इजाज़त नहीं थी उन्हें और वो बहुत पागलों की तरह किस करे जा रहे थे। थोड़ी देर में तो सारे क्लॉथ्स फ्लोर पर होते हैं और ये लोग एक ही ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को पूरे कवर करके रहते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी वैसे वैसे इनकी बॉडी भी एक दूसरे को टच बहुत वार्म फील कर रही थी। धीरे धीरे
समय बढ़ता जा रहा था और जो 10 मिनट था वो 15 मिनट में कन्वर्ट हो गया, 15 से 20 मिनट पे हो गया और इनका रोमांटिक जो इंटीमेशन था वो करीब हाफ एन आवर तक तो आराम से डीपली चल ही रहा था। दूसरी तरफ जो रश्मि रहती है वो जाती है, वो थोड़ी अपसेट रहती है क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि वो कम से कम थोड़ा बेटर करेगी, आई मीन सेकंड पोजीशन तक आएगी। लेकिन जो जिया रहती है वो रश्मि को बैक से हक करती है और कहती है बेबी, कंपटीशन में ना पार्ट लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। हम कितने ह्यूमन बींग्स आ कितने ग्रीडी हैं। पहले हम ये सोचते थे कि सिर्फ थोड़ा सा हम ये सोचते थे कि कैसे तैसे करके हम सिलेक्ट हो जाएं। अब हम सिलेक्ट हो गए तो अब हमारे मन में आता है कि अरे अब हम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। फिर हम थोड़े और ग्रीडी हो जाते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए। मतलब हमारी ग्रीडीनेस कभी ख़त्म ही नहीं होती है बेबी। तो हमें अपनी ग्रीडीनेस को साइड में रखना चाहिए। जो मिलता है उसमें खुश और एकदम हैप्पी और इंजॉय करना चाहिए। आई होप आप मेरी बात को काफ़ी अच्छे से समझ रही होंगी। और अगर नहीं भी समझ रही हैं बेबी तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब कौन सा कुछ हो जाएगा। कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट तो आ चुके हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। तो रश्मि कहती कि हाँ बेबी कुछ नहीं हो सकता। बट मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आई कि मेरे जो कंपटीशन करते टाइम मेरे थीसिस थोड़े से वीक थे एज कंपेयर टू अदर्स। तो एकदम से रश्मि जो है नहीं, जो एकदम से जिया है वो एकदम से रश्मि को खींचती है और अपने थाइल्स पे बिठाती है अपनी गोदी पर और बोलती है पता चल गई ना अपनी वीकनेस। तो कहती है कि हाँ पता चल गई। तो कहती नेक्स्ट टाइम हम इम्प्रूव कर लेंगे, पर अभी तो फिलहाल हम कुछ और कर लें। तो रश्मि एकदम से उठ के बोलते कि क्या कर ले मतलब। तो कहती है बेबी, इतनी सेक्सी साड़ी पहन कर आओगी और कहोगी कि छूना ना छूना ना ना। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि तो अब तो बनता है ना बेबी, प्लीज़ कम ना। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं आने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मेरा मूड नहीं है। मेरे लिए क्या किया आपने। तो कहती है कि क्या चाहिए आपको। तो कहती है मैच जीती तो आपको मुझे कुछ देना चाहिए ना। तो कहती है कि जिस इंसान ने अपने आप को पूरा दे दिया है वो और क्या देगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको अच्छे से यहाँ घुमाऊंगी, आपको यहाँ की जो बेस्ट चीज़ होगी वो दिलाऊंगी, जो चीज़ चाहिए होगा दूंगी, पर अभी तो फ़िलहाल भी आ जाओ। तो जो रश्मि रहती है वो बहुत नखरे दिखा रही रहती है, वो पूरे जो रूम पे इधर उधर घूम रही रहती है। तभी वो एकदम से जाके वहाँ पर जो वॉल वाली विंडोज़ होती है ना, पूरा जो स्लाइडिंग विंडोज़ होती है उस पे जाके एकदम टच हो जाती है। अब जो जो रश्मि रहती है वहाँ खड़ी रहती है और जिया ने उसे पूरे तरीके से लॉक कर दिया रहता है। वो ना इधर जाने देती है ना उधर जाने देती है, वो अपने दोनों हाथों से उसे लॉक करके खड़े हो जाती है। तभी रश्मि कहती है कि प्लीज़ जाने दो। तो जिया कहती है पहले ही बोला था प्यार से मान जाओ, मानती कहाँ हो। तो अब थोड़ा तो ज़बरदस्ती भी बनती है ना। तो और उसके जो नेवल है था उस पे अपना हाथ रख के ना साड़ी के ही पूरे जो प्लेट्स होती है वो खोल देती है। तभी एकदम से रश्मि कहती है क्या है तुम मेरी साड़ी खोल रही हो। तो जिया कहती है कि हाँ, अब मैं धीरे धीरे खोलने वालों में से तो हूँ नहीं, कितना टाइम लगाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है बेबी, यू नो आई एम सो मच बिजी। और ऐसे कह के रश्मि जब उसे धक्का देने ही वाली रहती है तभी वो उसके लिप पे किस कर देती है। और बहुत ज़्यादा लिप पे किस करते करते उसके जो हाथ के मूवमेंट्स होते हैं वो पूरे उसके बॉडी पे चल रहे रहते। रश्मि अपने अपनी अपनी बॉडी को पूरे तरीके से सिलेंडर कर चुकी रहती है। वो जितना टाइट एकदम हो रही थी, मतलब स्टिफ तरीके से खड़ी थी, वो अपनी बॉडी लूज कर रही रहती है और लूज करते करते वो अपने जो दोनों हाथ है वो जिया के शोल्डर पे लगाती है टाइटली और उसे दबाने लगती है। पर जो जिया के हाथ रहते हैं वो उसकी पूरी बॉडी में मूवमेंट्स कर रहे रहते हैं। जिया ने आधी तो साड़ी वैसी वो प्लेट्स निकाल के धीरे धीरे पूरी साड़ी ओपन कर ली थी। अब सिर्फ साड़ी बची थी कि ऊपर के पल्लू से ओपन करने की। तो उसके हाथ का मूवमेंट्स भी ऊपर ऊपर जाते जाते वो हाथ वहाँ का भी पल्लू खोल देती है। जैसे वो पल्लू खोलती है तो पूरे तरीके से साड़ी जो रहती है वो नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। अब जो रश्मि रहती है वो पेटीकोट और
ब्लाउज में ही रहती है। और जिसे देखकर तो वो इतनी हॉट दिख रही थी कि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जो जिया है वो देखती रहती है और देखने के बाद उसे अपनी गोद में उठाती है और लाकर बेड पे बिठाती है, और बेड पे बिठाने के बाद बोलती है, यू आर डैम हॉट, आई कांट से एनीथिंग। और ऐसे करके वो उसे धक्का देती है और उसके जो नेक है वहाँ किस करने लग जाती है, ब्लाउज के ऊपर किस करना स्टार्ट कर देती है, फिर नेवल पे किस करती है, और उसका जो हाथ है वो उसकी पूरी बॉडी पे मूवमेंट्स कर ही रहे रहते हैं। फिर वो बैक से उसका ब्लाउज ओपन करती है और फिर वहाँ पर किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत ज़्यादा मतलब किस पे किसेस करे जा रही रहती है, बहुत डीपली किस कर रही रहती है। और थोड़ी देर के बाद उनके भी जो क्लॉथ्स है वो फ्लोर पे गिर चुके रहते हैं और एक दूसरे के बीच में काफ़ी हॉट और इंटीमेट चीज़ें होने लगती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा रहता है वैसे वैसे उन लोगों की भी हॉटनेस काफ़ी ज़्यादा डीपली हो रही रहती है, और ये लोग भी बहुत डीप इंटीमेट होते हैं और काफ़ी एकदम मज़ेदार होता है। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता क्या है, और एथेन मिया सब के साथ घूमने जाएंगे तब क्या होगा। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बताया है कि थ्रोट इन्फेक्शन हो चुका है उसकी वजह से भी, और साथ ही साथ थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो जाता है, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और तो आई विश आई जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से दे पाऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे मुझे अच्छा लगेगा, और शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय।